नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इससे पहले के लेक्चर में अपन बायोलॉजी, उसका अर्थ, उसके जनक, उसकी ब्रांचेस और इसके बाद अपन ने सेल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जिसे अपन कोशिका कहते हैं। इसके अध्ययन को अपन ने देखा था कि साइटोलॉजी कहते हैं। इसके भी जनक वगैरह अपन देख चुके हैं। कोशिका के अंग मतलब कोशिका में क्या क्या होते हैं उसके पार्ट्स अपन पढ़ रहे थे। लगभग 5 भाग अपन इसके पढ़ चुके थे। आज अपन इसके 6वें अंग की बात करते हैं। 6वें अंग में अपन आज बात करेंगे सबसे पहले गोल्जी काय की, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। 6वां अपन इसका अंग देखेंगे गोल्जी काय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी? गोल्जी काय की। कोशिका का एक अंग है जिसका नाम है गोल्जी काय, इंग्लिश में जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जो प्रमुख कार्य है कोशिका के अंदर वो है परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर क्या है? परिवहन करना। मतलब पोषक पदार्थों का, जल का। इससे पहले अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, जिसमें क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, उन सब का परिवहन करना, उसका कार्य किसके पास है? गोल्जी बॉडी के पास। इसीलिए इसे कोशिका का यात्रा का प्रबंधक कहा जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम जो कोशिका के अंदर करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। प्रमुख कार्य इसका क्या है? परिवहन करना। इसीलिए इसे यात्रा का प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के अंदर गोल्जी का एक उसका अंग है जिसे इंग्लिश में अपन गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका प्रमुख कार्य याद रखना है आपको, परिवहन करना। इसीलिए इसे यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। परिवहन से मतलब है यहाँ पर उसमें पोषक पदार्थों का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, उसके बाद इसमें प्रोटीन्स का परिवहन करना, एंजाइम का परिवहन करना। मतलब कोशिका के जो जितने भी अंग हैं उनको जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो गोल्जी बॉडी का काम है कि उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराना। इसीलिए गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? परिवहन करना। इसमें अपन इतना याद रखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा गोल्जी बॉडी में, क्योंकि इसमें प्रमुख चीज़ आपको याद रखनी है कि गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है यात्रा प्रबंधक। मतलब इस पर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कोशिका के 7वें नंबर के पार्ट की या उसके अंग की। कोशिका के अंदर और क्या क्या होता है? तो कोशिका के अंदर 7वें नंबर का जो पार्ट है उसका नाम है लाइसोसोम। हिंदी में भी इसे लाइसोसोम ही कहा जाता है, लाइसोसोम। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसे लाइसोसोम ही कहा जाता है। इसकी खोज की अगर अपन बात करें तो इसकी खोज की है डी डुबे ने। इसकी खोज की है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। कभी कभी कोशिका के अंग की खोज भी पूछ लेते हैं तो अपन को वो भी याद रखना है। 7वां अंग अपन पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, जिसकी खोज की है डी डुबे ने। इसका प्रमुख कार्य है कोशिका में पाचन करना। इसका प्रमुख कार्य है कोशिका में पाचन करना। अब किस प्रकार का पाचन करना? जैसे ये कोशिका है, किसी अंग, ये कोई अंग है जिसमें बहुत सारी ये कोशिकाएं हैं। अब कहीं किसी व्यक्ति का मान लो एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है या वो गिर जाता है तो इस वाले भाग की जो कोशिका हैं वो नष्ट हो जाती है लगने के बाद। क्योंकि अपन ने देखा है कि लगने के बाद वहाँ की जो कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं, वो धीरे धीरे फिर एक काला रूप ले लेती हैं, उसके बाद वो चमड़ी निकल जाती है। तो इस वाले हिस्से की मान लो कोशिकाएं समाप्त हो गई हैं। तो ये जो समाप्त हुई कोशिकाएं हैं, अब इनको कौन बचाएगा? क्योंकि कोशिका के अंदर इनको अपन रख नहीं सकते,
तो जो बाकी कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम है, उनका कार्य है कि जो मृत कोशिकाएं हैं उनको पचाना। इसलिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की है। इसका प्रमुख कार्य है पाचन करना मृत कोशिकाओं का। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जिससे कि ये मृत कोशिकाओं का पाचन आसानी से कर लेता है। इसीलिए इसको एटम बॉम्ब कहा जाता है। इसीलिए इसको एटम बॉम्ब कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली। क्या क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इस प्रकार से इसके नाम दिए जाते हैं कभी कभी कि या तो इसे एटम बॉम्ब कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम है जो मृत कोशिकाओं पर छिड़काव करता है, वो उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। खोज किसने की है? डी डुबे ने। इंग्लिश की अगर बात करें तो सुसाइड बेग, ये नाम भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से सुसाइड बेग किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसकी खोज किसने की है? डी डुबे ने। प्रमुख कार्य क्या है? पाचन करना। क्यों? क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए इसे एटम बॉम्ब कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सुसाइड बेग कहा जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है कि एक आरबीसी से रिलेटेड आपको याद रखनी, जब हम ब्लड पढ़ेंगे जब उसे और अच्छे से देखेंगे, पर यहाँ पर याद रख लेना कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए जो आरबीसी है वो स्प्लीन, जिसे अपन प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन प्लीहा, यहाँ जाके इसकी मृत्यु होती है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसकी पाचन की क्रिया कौन करेगा? तो इसकी पाचन की क्रिया या फिर इसकी जहाँ पर मृत्यु होती है उस स्थान का नाम है स्प्लीन प्लीहा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे स्प्लीन प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन प्लीहा को। तो अपन ने अभी एक और देख लिया, क्या? लाइसोसोम, जो कोशिका में किस प्रकार कार्य करता है, तो यह पाचन का कार्य करता है। इसकी खोज किसने की है? तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जिससे मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, सुसाइड बेग भी कहा जाता है, और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। 7 अंग अपन कोशिका के देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इसके 8वें अंग की, कि 8वें नंबर पे अपन क्या पढ़ते हैं। तो इसमें अपन ने देखा था रसघानी। इसमें अपन ने देखा था एक रसघानी जिसे वोक्यूल्स कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वेक्यूल्स कहते हैं, रसघानी। इसका प्रमुख कार्य है, अब तो इनके नॉर्मल छोटे छोटे से कार्य से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उतने में काम अपना हो जाता है। रसघानी जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य है जल को संग्रह करना, जल को संग्रह करना या फिर जल का संग्रह करना। मतलब जल को संचित करके कोशिकाओं में कौन रखता है? तो वो रखते हैं अपने रसघानी, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। अब ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बस अंतर ये है कि पादप कोशिकाओं में इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में इनका जो आकार है वो छोटा होता है। एक बार प्रश्न यही आ चुका था कि रसघानी का निम्न में से आकार किसमें बड़ा होता है? तो पादप कोशिकाओं में वोक्यूल्स का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जल की आवश्यकता है वो जंतु कोशिकाओं से पादप कोशिकाओं में ज़्यादा है। इसलिए रसघानी वोक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स, उनका जो आकार है वो पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। किससे तुलना की जाए?
जंतु कोशिकाओं से। जंतु कोशिकाओं का छोटा होता है और पादप कोशिकाओं का बड़ा होता है। वैक्यूल्स का कार्य क्या है? तो जल का संग्रह करना। कोशिका के अंदर जल का संग्रह कौन करता है? तो रसघानी, या फिर इंग्लिश में बात करें तो अपन वैक्यूल्स। अब अपन बात करते हैं इसके एक और प्रमुख अंग की, जिसे अपन कहते हैं लवक। लवक, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे कहते हैं अपन प्लास्टिड। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो प्लास्टिड, और हिंदी में अगर बात की जाए तो अपन उसे क्या कहेंगे? लवक। लवक जो है ये पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाओं में लवक प्लास्टिड पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। इनका जो कार्य है पेड़ पौधों में, पादपों में, वो है भोजन का संग्रह करना, भोजन को बनाना, तथा भोजन पेड़ पौधों का जो कलर है फूल का, पत्ती का, वो किस प्रकार से होगा। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इसे प्लास्टिड कहते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहले की अगर अपन बात करें तो ये होता है हरित लवक। पहले की अगर अपन बात करें तो ये होता है हरित लवक। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो ये होता है अवर्णित लवक। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो ये होता है अवर्णित लवक। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो ये होता है वर्णित लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो पादप में। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक, और तीसरा है वर्णित लवक। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लवक किस में पाए जाते हैं? तो पादप में। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, अवर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, और वर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। अब इन तीनों के अलग अलग काम हैं। किस प्रकार से काम है? जैसे हरित लवक की बात करें तो इसका काम है भोजन निर्माण। हरित लवक का काम क्या है? भोजन निर्माण। अपन आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोप्लास्ट प्रमुख भूमिका निभाता है। तो प्रश्न जाता है कि हरित लवक का काम क्या है? तो भोजन निर्माण। अब कभी कभी पूछ लेता है कि भोजन निर्माण जो है वो शरीर के कौन से अंग करते हैं, सॉरी पादपों के कौन से अंग करते हैं। तो वो हैं अपने, एक तो तना और दूसरा है पत्ती। पहला है तना और दूसरा है पत्ती, लीव्स और स्टीम। तना और पत्ती। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्रमुख कार्य क्या है इसका? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण कैसे होता है? तो तना और पत्ती से होता है, स्टीम और लीफ से होता है। अब बात करें अपन अवर्णित लवक की, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह भोजन का संग्रह करता है। यह भोजन का संग्रह करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। अब संग्रह पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो होता है इनकी जड़ों में और एक होता है फलों में। भोजन का संग्रह कहाँ कहाँ होता है? तो जड़ों में और फलों में। अब आता है वर्णित लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णित लवक को क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। यह पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? यह पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है। अब रंग किस प्रकार से करता है? ये थोड़ी सी मिटा देता हूँ। प्लास्टिड, जैसे अपन ने देखा टमाटर या मिर्ची, टमाटर या मिर्ची, इसका जो लाल रंग है वो होता है लाइकोपेज। टमाटर और मिर्ची का जो लाल रंग है
वो किसकी वजह से होता है? तो लाइकोपेज की वजह से। सेकेंड बात अगर अपन करें कि कैरोटीन, जैसे गाजर की अगर अपन बात करें, गाजर, इसका लाल रंग किसकी वजह से? तो कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। थर्ड अगर अपन बात करें चुकंदर, तो बीटानोन की वजह से। किसकी वजह से? बीटानोन की वजह से। फोर्थ अगर अपन बात करें कि पीला रंग फलों में या पत्तियों में, तो वो होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के कारण। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि जो वर्णित लवक है उसका मेन काम क्या है कि पेड़ पौधों को रंग प्रदान करना। कैसे? जैसे टमाटर और मिर्ची का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से? तो लाइकोपेज की वजह से। गाजर का रंग की अगर बात करें तो कैरोटीन की वजह से। चुकंदर की बात करें तो बीटानोन की वजह से। या फिर पेड़ पौधों में पत्तियां फलों का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से? तो ज़ैंथोफिल की वजह से। अभी अपन ने ये क्या पढ़ रहे थे अपन? लवक, जो कि एक किस में पाया जाता है? मेनली पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अपने पादप कोशिकाओं में। अभी तक अपन ने कोशिका के 7 से 8 अंग देख लिए हैं। इसके बाद बस एक अंग और बचता है जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद लगभग कोशिका के जो अंग हैं इम्पोर्टेंट इतने ही हैं, और मूलतः इतने ही अंग कोशिका में होते हैं जो अपन अभी तक देख चुके हैं। इसके बाद बस एक लास्ट और पढ़ना है अपन को, जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य जिसे अपन कहेंगे। तो अब अपन उसको और देख लेते हैं कि जीव द्रव्य में क्या क्या होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नॉर्मली वीडियो पुश करके या बंद करके आप लिख सकते हैं। जैसे अपन ने देखा लवक, लवक के कार्य क्या हैं, तो मैं बोलता रहता हूँ, तो आप बीच बीच में वीडियो रोक कर भी उनको बनाकर लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की है, तथा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, तथा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने। ये दोनों याद रखने हैं अपन को कि जीव द्रव्य की खोज किसने की है? तो पुरकिंजे ने। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? तो हैक्सले ने। कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, निम्नों में से किसने कहा है? तो वो कहा था अपने हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। अब जीव द्रव्य होता क्या है कि जैसे ये कोई सी कोशिका है, इसमें जो द्रव भरा हुआ है, किसी कोशिका में जो द्रव भरा हुआ है उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। अब यह दो चीजों से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य। एक है केंद्रिका द्रव और एक है ये पूरा कोशिका द्रव। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है कोशिका द्रव, एक है कोशिका द्रव प्लस और एक है केंद्रिका द्रव। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है कोशिका द्रव और सेकंड है केंद्रिका द्रव। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे अपन इस पूरे वाले हिस्से को, कोशिका वाले को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। यह एक तरल पदार्थ होता है
जो कोशिका में भरा होता है। लगभग इसमें जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है जल की। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जल की। कोशिका द्रव जो है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि जीव द्रव की खोज किसने की? तो पुरकिंजे ने की। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? तो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया। जीव द्रव किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अब कोशिका द्रव का काम क्या है? तो ये कोशिका को सूखने से बचाता है। जीव द्रव में अधिकांश भाग किसका होता है? तो जल का होता है। ये प्रमुख अंग थे कोशिका के जो अपन खत्म कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, कोशिका भित्ति की बात की, फिर कोशिका झिल्ली की बात की। उसके बाद अपन कोशिका में अंदर चले तो फिर उसमें अपन ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर उसके बाद सेंट्रोसोम देखा। फिर उसके बाद अपन ने राइबोसोम देखा जो किसमें होता है? अंतःप्रद्रव्य जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। अब अपन बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है पादप और दूसरी होती है जंतु कोशिका, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये डिफरेंस तो नॉर्मल है, जैसे जो मेन डिफरेंस है वो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, पर अपन यहाँ इनका डिफरेंस और देख लेते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इनकी अगर अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल कोशिका के अंग अपन सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो प्लांट सेल में जैसे डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें प्लास्टिड होता है, जो लवक अपन पढ़ के आए हैं अभी, लवक। जो डिफरेंस होगा वही चीज़ एग्जाम में आएगी, लेकिन इनमें में से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है या पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसमें अपन बात करें सेल वॉल की, मतलब कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, और इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाएंगी। मेन इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा। फिर इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल इसलिए पाया जाएगा क्योंकि प्लास्टिड पाया जाएगा जो कि क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, तो क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा। उसके बाद वेक्यूल्स की अपन ने बात करी थी, रसगानी की, कि रसगानी का इसमें बड़ा आकार होता है और इसमें छोटा आकार होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंस इसमें आ जाते हैं। कभी कभी इनका आकार पूछ लेते हैं कि पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो इनका आकार होता है चौकोर और जंतु कोशिकाओं का आकार होता है गोल। वैसे कुछ नॉर्मल है डिफरेंस, जैसे इसमें प्लास्टिड डिफरेंस अलग से पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति अलग से पाई जाती है। प्लास्टिड है तो क्लोरोफिल उसमें पाया ही जाएगा। उसके बाद इसका आकार चौकोर होता है। वोक्यूल्स अपन देख चुके हैं कि इसमें बड़ा पाया जाता है, इसमें छोटा पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं के आकार की बात करें तो गोल होती हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब चीज़ें इनमें सेम होती हैं। बस एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम, इसमें कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम पाया जाता है। और पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है सेल प्लेट से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लांट सेल में जो सेल डिवीज़न होता है वो किससे होता है? सेल प्लेट से। और एनिमल सेल में जो सेल डिवीज़न होता है वो किससे होता है? सेंट्रोसोम से। मतलब पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किससे होगा? तो सेल प्लेट से होता है। और जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किससे होता है? तो सेंट्रोसोम से होता है। बस प्रमुख डिफरेंस पादप और जंतुओं के यही हैं कि इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली तो होगी सही, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके वोक्यूल्स का आकार बड़ा होता है, इसका आकार चौकोर होता है। इसका कोशिका विभाजन सेल प्लेट से होता है। जंतु कोशिकाओं का कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम से होता है। इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
इसके वैक्यूल्स मतलब रसगानी का आकार छोटा होता है और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। तो एक जो नॉर्मल डिफरेंस है जंतु और पादप कोशिकाओं में वो ये है। इसके बाद एक डिफरेंस और आता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सिर्फ एक डिफरेंस और है, एक डिफरेंस और आता है प्रोकैरियोटिक एक आता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अब ये क्या है? तो प्रोकैरियोटिक को अपन कह सकते हैं अविकसित कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक को अपन कह सकते हैं अविकसित और इसको अपन कह सकते हैं विकसित। अब जैसे यहाँ पर विकसित शब्द जुड़ गया मतलब इसमें जंतु और पादप दोनों कोशिकाएं आ जाएंगी। जंतु और पादप दोनों कोशिकाएं आ जाएंगी यूकैरियोटिक में, क्योंकि इसमें होती है विकसित कोशिकाएं, इसमें होती है अविकसित कोशिकाएं जैसे जीवाणुओं की, बैक्टीरिया, उसके बाद अपन बात करें वायरस की, या फिर बहुत सारे सूक्ष्म जीव इसमें आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है अविकसित कोशिकाएं और यूकैरियोटिक में यानी होता है विकसित कोशिकाएं, जिसमें जंतु और पादप दोनों आ जाएंगे। यूकैरियोटिक में कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं वो होते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। जैसे अपन ने इसमें देखा था एक राइबोसोम 70S और एक 80S। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि सूक्ष्म जीव हैं तो इनको प्रोटीन की कम आवश्यकता है। ये बड़े जीव हैं जंतु और पादप दोनों, तो इनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है कि ये अविकसित होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये उदाहरण अगर की बात की जाए तो वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होंगे और इनमें जंतु और पादप दोनों आ जाएंगे। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा। बाकी अगर इसमें बात की जाए अपन तो और जितने भी अंग हैं वो अविकसित कोशिकाओं में लगभग उन अंगों का अभाव रहता है, मतलब उनकी एब्सेंस होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बाकी जितने भी अंग हैं, जैसे अपन बात करें सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया। उसके बाद इनमें अगर अपन श्वसन की बात करें तो जो अविकसित कोशिकाएं हैं ये श्वसन करती हैं जीव द्रव से, प्रोटोप्लाज्म, जिसको अभी अपन ने पढ़ा, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की है। और उसके बाद उसको जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, तो एक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो जीव द्रव से श्वसन कौन करते हैं, तो अविकसित कोशिकाएं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर अंग नहीं है श्वसन करने के। बाकी इसके अगर श्वसन की बात की जाए तो इसमें तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें क्रेब्स चक्र चलता है, 38 ATP का निर्माण होता है जो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर होती है, और एक ग्लूकोज का अणु अपन को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें तो क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीशोषण होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो जंतु पादप दोनों में होता है। यहाँ अगर अपन बात करें श्वसन की तो ये जीव द्रव से लेते हैं। इस प्रकार से दो डिफरेंस ये भी हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के। तो प्रोकैरियोटिक को अपन अविकसित कोशिकाएं कहेंगे, यूकैरियोटिक को विकसित कोशिकाएं कहेंगे। सेकंड, इनके उदाहरण की बात करें तो जीवाणु, वायरस, सूक्ष्म जीव, यहाँ अपन जंतु और पादप दोनों हैं और ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं। इसमें अगर राइबोसोम प्रोटीन की बात करें तो 70S, इसमें 80S होगा। ये शोषण जीव द्रव से करते हैं और ये जो शोषण है माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। इनमें लगभग बाकी जितने भी अंग हैं उनका अभाव होता है और इसमें वो सब उपस्थित होते हैं। तो कोशिका के डिफरेंस, कोशिका के अंग, कोशिका क्या होती है, ये सब अपन अब कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।